हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। तो कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, ईवीएस की आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने ईवीएस के जो साइंस बेस्ड क्वेश्चन थे वो देखे हैं, जिसमें पेडागोजी नहीं थी। लेकिन आज की क्लास जो है, आज की क्लास हमारी पेडागोजी बेस्ड है। उसमें टॉप 5 क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीटेट के एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे तो पेडागोजी आजकल हर एक टेट एग्जाम में पूछने लगा है, चाहे वो यूपी टेट हो, रीट हो, एमपी टेट हो, बिहार टेट हो, हर एक एग्जाम में पेडागोजी अब पूछने लगा है। ठीक है, लेकिन जो हमारा सीटेट है उसमें ज़्यादा पूछता है, इसलिए सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है। बाकी सभी टेट के लिए उपयोगी भी है। तो आज की क्लास में टॉप 5 क्वेश्चन देखेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया चुनिंदा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो, ताकि उनको भी इन क्वेश्चन के बारे में पता चल सके, वो भी क्लास से जुड़ सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत मज़ेदार सेशन होने वाला है। कॉपी पेंसिल लेके बैठना है, पॉइंटों को नोट करते हुए चलना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। निम्न में से कौन सी ऐसी तकनीकें हैं जो कि प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन हम कराते हैं उसके आकलन के लिए उपयोगी है। तो कौन सी होने वाली है, बताओ जल्दी। परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना, विचार करना, कौन सी हो जाएगी? जल्दी बताओ, इनमें से कौन कौन सी आएगी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, चारों में अलग अलग बताओ जल्दी से कौन सा होगा। जल्दी बताओ, फटाफट 5 क्वेश्चन करने हैं, फटाफट 5 में फटाफट आंसर दे दो। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो हो जाएगा ए, बी, सी, डी। ठीक है, चारों के चारों सही हैं, क्योंकि जब हम प्राथमिक स्तर पर जब आकलन करेंगे तो परियोजना भी बनाएंगे हम। ठीक है, परियोजना बनाना हमें कि कैसे कैसे हमें क्या करना है, किस तरह से हमें बनाना है, किस तरह से हमें बच्चों को पढ़ाना है। फिर उसके बाद में जब हम ईवीएस का बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, तो क्षेत्र भ्रमण बहुत ज़रूरी है। क्षेत्र भ्रमण बहुत ज़रूरी है। कोई एक क्षेत्र है, जैसे कि हम किसी भी चीज़ के बारे में, हिमालय के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, या फिर किसी भवन के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, कोई भी प्रसिद्ध भवन है जैसे कि ताजमहल है, हमारा पर्यावरण का क्षेत्र है, अगर वहाँ के उसके बारे में हम बताना चाहते हैं तो वहाँ का हमें क्षेत्र भ्रमण कराना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो क्षेत्र भ्रमण कराएंगे, फिर उसके बारे में जनरल लिखना। ठीक है, जब वहाँ का हम क्षेत्र भ्रमण कर लेंगे तो उसके ऊपर फिर बातें या पॉइंट लिख सकेंगे। फिर विचार मानचित्र। ठीक है, फिर विचार मानचित्र होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए। कब नहीं, पर होगा यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखिट कथनों पर अध्ययन करना है। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों के लिए, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, कुछ वर्षों के लिए खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। ऑप्शन सी, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। या ऑप्शन डी जो होगा हमारा, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? जल्दी बताओ, इनमें से सही आंसर कौन सा है? हमारा सही आंसर कौन सा होने वाला है? ठीक है, बताओ जल्दी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा वो बी सही हो जाएगा। क्यों? देखो, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि उसमें अच्छे से खेती हो सके, अच्छे से उपजाऊ हो सके वो भूमि। ठीक है, इस भूमि पर, वो बी है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। ठीक, जो बांस होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, उनको जला करके कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो उनकी राख होती है ना, जलाने के बाद में जो राख होती है वही खाद का काम करती है, उर्वरक का काम करती है। ठीक है, ये है नहीं, भूमि गहरी जुताई नहीं होती, खेत में 3-4 भिन्न भिन्न फसलें नहीं उगाई जाती,
ठीक है, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों का या कीटनाशकों का भी उपयोग किया जाता है। तो हमारे 3 ऑप्शन हो जाएंगे, क्या ए, बी और डी। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, पर्यावरण शिक्षण के अध्ययन से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं, यानी कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस के सेंटर पॉइंट हैं, उन पर हमें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो क्या होने वाला है इसका, निम्न में से ऐसा कौन सा एक कौशल नहीं है। ठीक है, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, सुनो, ये देखो, ये इस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि हमारा कभी कभी इस पे ध्यान नहीं जाता, वो पूछता है नहीं है, लेकिन हम लगा कर आते हैं है वाला। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा ध्यान रखना है, नहीं है, पहले नहीं, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा इनमें से नहीं है। पूर्वानुमान, निर्धारण करना, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन, ड्रॉ एंड कंक्लूजन, असेसमेंट या फिर फोरकास्ट। तो क्या होने वाला है, देखो दोबारा से पढ़ो क्वेश्चन को, पर्यावरण शिक्षण के अध्ययन से, पर्यावरण शिक्षण यानी कि ईवीएस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष डायरेक्ट अनुभवों से केंद्र बिंदु हैं। तो कौन सा आंसर होगा, कौन सा इनमें नहीं है जो कि बढ़ावा नहीं देता है, ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो असेसमेंट जो होता है यानी कि निर्धारण करना या आकलन करना, उसको बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, आकलन करने की प्रक्रिया बाद की है, बढ़ावा देने की नहीं है। आकलन हमारा बाद में आता है, जब हम कोई चीज सीख जाते हैं या कुछ कर लेते हैं, उसके बाद में आकलन आता है। ठीक है, आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का प्रयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो टिकट होते हैं उनसे क्या पता चलता है, या इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट है जिनसे हम उन टिकटों के ऊपर प्रभावपूर्ण चर्चा कर सकते हैं। तो क्या होने वाला है, देखो ऑप्शन नंबर ए, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। ठीक, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सी, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए होता है। डी, आरक्षण प्रक्रिया की समझ। तो क्या होगा इनमें से, देखो 2 ही सही हैं और 2 गलत हैं, तो सही कौन से होंगे, जल्दी बताओ जरा, सही कौन से होंगे, जल्दी बताओ। तो सही जो होंगे हमारे, जो आंसर होंगे वो ए और सी। देखो अलग अलग साधनों से यात्रा करने की जो लागत होगी वो भी भिन्न होगी। मान के चलो ट्रेन में तुम यात्रा कर रहे हो तो ट्रेन की लागत दिल्ली जाने की अलग होगी। ठीक है, अगर तुम बस से जाओगे तो उसकी अलग होगी। ठीक है, अगर तुम टैक्सी करके लेके जाओगे, छोटी गाड़ी करके लेके जाओगे तो उससे अलग होगी। बाइक से जाओगे तो उसमें अलग खर्चा आएगा। ठीक है, तो अलग अलग होती है। ठीक, और बी, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर नहीं करती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट की भी जरूरत होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 5 है आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों से पता नहीं क्या लिखा हुआ, लेकिन यहाँ क्या है, विद्यार्थियों होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर ए है, अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा विद्यार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति को बताने को कहना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से मानचित्र को लेकर आए। बिल्कुल नहीं करना हमें ऐसा, घर से तो मंगवाने नहीं है। ठीक है, और विद्यार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। नहीं, ऐसा भी नहीं है। विद्यार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश के मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें।
तो सबसे सटीक आंसर जो होता है हमारा वो ऑप्शन नंबर डी होता है। ठीक है, आंसर डी होता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आंसर डी क्यों होगा? क्योंकि इसमें क्या बताया गया है, जो हमारे आसपास का परिवेश होता है उसका मानचित्र बनाना है। ठीक है, या मान के जो बच्चे गांव के होंगे, गांव में खेत होते हैं, उनसे कहें कि अपने आसपास के जो खेत होते हैं और खेत की जो हरियाली दिखाओ। ठीक है, उसमें से निकलता हुआ रास्ता दिखाओ। ठीक है, खेतों के बीच से निकलता हुआ रास्ता दिखाओ, वहाँ के पेड़ पौधे दिखाओ। ठीक है, अगर पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे हैं तो उनसे कहो कि पहाड़ बनाओ और पहाड़ों की हरियाली बनाओ और उसमें निकलते हुए छोटे छोटे जो रास्ते होते हैं उनको बनाओ। ठीक है, और वहाँ से गिरता हुआ पानी बनाओ। तो ये सभी चीज़ें उसमें दर्शाएगा बच्चा, तो वो एक अपना क्या होगा, व्यक्तिगत जीवन से, अपने लाइफ स्टाइल से उसको जोड़कर बहुत अच्छे से सीख सकेगा। ठीक है, यही शिक्षा नीति हमारी कहती है कि बच्चे को उसके जीवन से संबंधित करके चीज़ों को समझाओ। ऐसा नहीं है किताबों को उन पर थोप दो, ऐसा भी नहीं है कि तुम यहाँ बना दो, उनसे कहो कि देखो छापो और मस्त रहो, ऐसा नहीं। उनका जो जीवन का अनुभव है उससे रिलेटेड उनको शिक्षा दो। ठीक, तो आज के हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं, टॉप 5 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छे से समझ आई होगी, बढ़िया लगी होगी, मस्त लगी होगी। ठीक है, और क्लास को पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। क्वेश्चन कैसे थे कमेंट करके बताना। कितने तुम्हारे सही हुए, कितने तुम्हारी तैयारी हो चुकी है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि वो लोग भी इस क्लास का आनंद ले सकें, उपयोग कर सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी कर सकें। ठीक, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।